आईटेल। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ललन जॉब का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। कभी देश में एडटेक स्टार्टअप का सबसे चमकता सितारा रह चुका बायजू के फाउंडर रविंद्रन ने कंपनी की बर्बादी पर बड़ा खुलासा किया है। कंपनी के फाउंडर ने पहली बार स्वीकार किया कि आज की तारीख में कंपनी की वैल्यू 0 हो चुकी है। यह पहला मौका है जब कंपनी के फाउंडर ने खुद ये बात स्वीकार की है। 17 अक्टूबर को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बायजू रविंद्रन ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि बायजू को इस हाल तक पहुंचाने में किनका हाथ है। उन्होंने बताया कि बायजू को पहला झटका कब लगा, यह झटका किसने दिया। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के साथ झगड़े के बारे में भी विस्तार से बात की। इसके अलावा बायजू के फाउंडर ने भारत छोड़कर दुबई में रहने और कई दूसरे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। दुबई में अपने घर से 2 घंटे से भी ज्यादा पत्रकारों से बात करते हुए बायजू रविंद्रन ने कहा कि बायजू को अर्श से फर्श तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ बायजू के 3 बड़े निवेशकों का रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बायजू के 3 प्रमुख निवेशक मसलन प्रोसेस, पीक एक्सवी पार्टनर्स और चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव्स ने पिछले साल फटाफट कंपनी के बोर्ड से इस्तीफे दे दिए। इसके चलते कंपनी के लिए पैसे का इंतजाम करना असंभव हो गया। उन्होंने आगे कहा कि जब कंपनी विस्तार कर रही थी और नई कंपनियां खरीद रही थी तब इन निवेशकों ने खूब साथ दिया, लेकिन जैसे ही बायजू के परेशानी में फंसने का पहला संकेत मिला, ये निवेशक हमें अकेला छोड़कर भाग गए। रविंद्रन ने कहा कि बिल्कुल ऐसा था कि कंपनी में पैसा लगाने वाले इन प्रमुख निवेशकों ने बायजू को जैसे बस से धक्का देकर खाई में ढकेल दिया हो। अगर इन निवेशकों ने साथ दिया होता तो कंपनी की हालत ऐसी नहीं होती जैसे कि हो गई है। रविंद्रन ने कहा कि बायजू के कारोबार को विदेशों में फैलाने के लिए हमने अमेरिका के कर्जदाताओं से करीब 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस पैसे में बायजू ने विदेशों में छोटी छोटी कंपनियां खरीदी, साथ ही कंपनी के बिजनेस को बढ़ाया, लेकिन आगे चलकर ये लोन बायजू के लिए जी का जंजाल बन गया। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि जब हमने टर्म लोन बी लिया तो हमने दुनिया का सबसे अच्छा फैसला किया। पैसा जुटाने में ये सबसे आसान तरीका था, इसलिए हमने ये रास्ता चुना, लेकिन ये फैसला कंपनी पर भारी पड़ गया। जैसे ही कर्ज भरने में चूक हुई, अमेरिकी कर्जदाताओं ने अमेरिका की डेलावेयर कोर्ट में मुकदमा ठोक दिया। जब कंपनी मुकदमेबाजी में फंस गई तो 2 हफ्ते के अंदर एक के बाद एक कंपनी के 3 बड़े निवेशकों ने बायजू का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इन निवेशकों को स्टूडेंट्स या उनके माता पिता की परवाह नहीं थी, बल्कि ये निवेशक चाहते थे कि मैं बायजू को $100 अरब यानी आज की तारीख में करीब 8,40,644 करोड़ रुपए की कीमत की कंपनी बना दूं। इन निवेशकों को सिर्फ कंपनी की ग्रोथ की चिंता थी। बीसीसीआई की याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एलसीएलटी ने इसी साल 16 जून को बायजू के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई शुरू की। कंपनी पर बीसीसीआई ने आरोप लगाया कि बायजू पर उनका 158 करोड़ रुपए बकाया है। बीसीसीआई ने दावा किया कि कंपनी ने उनके साथ एक स्पॉन्सरशिप डील साइन की थी, लेकिन कंपनी बकाया चुकाने में हीला हवाली कर रही है। अब बायजू बीसीसीआई विवाद को और अच्छे से जान लेते हैं। दरअसल हुआ यूं कि बायजू ने साल 2019 में बीसीसीआई के साथ एक टाइटल स्पॉन्सरशिप की डील की, लेकिन उसका बकाया नहीं चुकाया। बायजू उस समय ओप्पो इंडिया की जगह टीम इंडिया का आधिकारिक प्रायोजक बनना था। इसी स्पॉन्सर डील की अवधि सितंबर 2019 से मार्च 2022 की थी। जून 2022 में बायजूस ने बीसीसीआई के साथ स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट को नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया। इसकी अनुमानित लागत करीब 292 करोड़ यानी 292 करोड़ रुपए थी, लेकिन बायजू दिसंबर 2022 में बीसीसीआई के साथ अपने समझौते को समाप्त करना चाहता था, जबकि बोर्ड चाहता था कि यह मार्च 2023 तक जारी रहे ताकि नए वित्तीय वर्ष से नए प्रायोजक आ सके। बाद में बीसीसीआई ने बायजू के खिलाफ करीब 158 करोड़ रुपए का बकाया न चुकाने पर एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया। हालांकि इसके बाद में बायजू रविंद्रन ने कहा कि वो चाहकर भी बीसीसीआई का बकाया नहीं चुका पा रहे, क्योंकि कर्ज देने वाली अमेरिकी कंपनी ग्लास ट्रस्ट ने बायजू और बीसीसीआई के बीच हुए समझौते का विरोध कर दिया है। इस अमेरिकी कंपनी ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करते हुए कहा कि बायजू पहले उनका कर्ज ब्याज सहित चुकाए, फिर बीसीसीआई या दूसरे लोगों का लोन चुकाए। वहीं कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने बायजू से पूछा कि जब उस पर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है तो उसने केवल बीसीसीआई के साथ ही कर्ज निपटाने का विकल्प क्यों चुना। हालांकि रविंद्रन ने आगे कहा कि बायजू के साथ उन्होंने कोई धोखा नहीं किया है, न ही जानबूझकर कोई गलती की है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हमने कंपनी से कभी पैसे नहीं निकाले, किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं की। अगर फ्रॉड किया होता तो फाउंडर होने के नाते सबसे पहले मैं कंपनी से पैसे निकाल लेता, लेकिन हमने अपना पैसा वापस कंपनी में ही लगाया ताकि कंपनी बची रही, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
उन्होंने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग सोचते हैं कि मैं दुबई भाग गया हूं, जबकि मैं अपने पिता के इलाज के लिए 1 साल के लिए दुबई आया था, जिसके कारण हम लगातार यहीं रहे। उन्होंने कहा कि उनका अच्छा खासा परिवार है, वो 2 लड़कों के पिता पहले ही बन चुके हैं, अब वो 4 महीने की एक बेटी के भी पिता हैं। बाइजू रविंद्रन ने कहा कि वो दुबई से अदालती मुकदमों के बाद भारत लौटने पर एक और एडटेक स्टार्टअप शुरू करेंगे। इस स्टार्टअप को वो आधे खर्च पर चलाएंगे। साल 2011 में बाइजू रविंद्रन ने थिंक एंड लर्न नाम से कंपनी बनाई और 12वीं तक के छात्रों को कोचिंग देने की शुरुआत की। करीब 4 साल बाद यानी 2015 में कंपनी ने बाइजूस के नाम से लर्निंग ऐप लॉन्च किया। मार्च 2018 में बाइजूस यूनिकॉर्न बन गया। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब यानी आज की तारीख में मोटा माटी करीब 8400 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके बाद कंपनी और तेजी से तरक्की के पायदान पर चढ़ती गई। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल 2019 में बाइजू भारतीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक स्पॉन्सर बनी। जून 2020 में बाइजूस दुनिया के सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाला एडटेक स्टार्टअप बन गया। एक समय इन्वेस्टमेंट बैंक ब्लैकरॉक द्वारा कंपनी की वैल्यूएशन को $22 अरब आंका गया। आज की तारीख में ये रुपए करीब 1,85,000 करोड़ रुपए होते हैं। वहीं बाइजू रविंद्रन की गिनती देश के सबसे युवा अरबपतियों में होती थी। ये तो हो गई बाइजू के अर्श से फर्श तक आने की कहानी। अब आपके काम की माने टैक्स से जुड़ी एक जरूरी अपडेट बता देते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने नया फॉर्म जारी किया है। इस नए फॉर्म का नाम 12BAA है। ये नौकरी पेशा लोग यानी जो कर्मचारी वर्ग है उनके लिए बहुत काम का है। इस फॉर्म के जरिए कर्मचारी अपने नियोक्ताओं को अपनी सैलरी के अलावा दूसरे सोर्सेज से हुई टैक्स कटौती के बारे में सूचित कर सकते हैं। इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट से हुई इनकम, इंश्योरेंस, कमीशन, इक्विटी, शेयर्स से मिलने वाला डिविडेंड या कार या विदेशी मुद्रा खरीदने में कटे टैक्स की जानकारी वगैरह शामिल है। ये फॉर्म कितना काम का है, इससे और अच्छे से समझने के लिए हमने टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल से बात की। सुनिए। देखिए, ये जो फॉर्म है 12BAA, ये एक्चुअली तो यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ले आए थे। उन्होंने ये कहा था, मैं मोटा मोटी आपको समझाता हूं कि ये है क्या। ये बहुत फायदे का सौदा है एम्प्लॉइज के लिए, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सरकार ने ये कहा था कि अभी तक आपका सैलरी के ऊपर जो TDS कटता है, लेकिन अगर आपका कोई TDS कहीं और कट गया, जैसे बैंक से ब्याज आता है, आपका TDS कट रहा है, आपका बच्चा बाहर पढ़ता है या आपके भाई बंधु बाहर हैं, आपने कुछ पैसा बाहर भेजा, तो उस पर TCS सरकार ले लेती थी। तो होता क्या था कि आदमी का पैसा, जो एम्प्लॉई है, उसी का पैसा उस TDS और TCS में वहां अटका पड़ा है और इधर सैलरी पे उसका मालिक पूरा TDS काट लेता था। तो अभी तक ये दोनों के बीच का जो है मेल नहीं था। तो सरकार ने कहा भी हमको तो पैसा मिल ही गया है, अगर आप अपने मालिक को ये बता दें कि आपका कितना पैसा कहां कटा है तो हम आपको उसको भी कंसिडर कर लेंगे। तो एक तरह से एम्प्लॉय को यह फायदा हुआ कि उस बेचारे का जो पैसा फंस जाता था 2 जगह पे और बाद में रिफंड लेना पड़ता था, अब वो अपने मालिक को बता सकता है कि मेरा ये TDS एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, आप इसको जो है इसमें एडजस्ट कर लीजिए। तो ये फॉर्म 12BAA जो है, ये सरकार 15 अक्टूबर से इसको लागू कर दिया है। नया फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म से कितना अलग है और ये कर्मचारियों को कब जमा करना होगा, इसे समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए। अगर आप फॉर्म की बात करें तो एक फॉर्म होता था 12BA, जो पहले एम्प्लॉयर देता था एम्प्लॉय को कि हमने आपके ये परक्विजिट आपको दिए हैं, उस पर हम आपको टैक्स लगाने जा रहे हैं। और एक फॉर्म था 12BAA, जो एम्प्लॉय देता था अपने मालिक को कि ये मैंने इतना ATC ले लिया है, इतना मैंने ये सेविंग कर लिया। ओल्ड रिजीम की बात कर रहा हूं, नए में तो ये है ही नहीं। तो वो उसके हिसाब से जो है उसको कंसीडर करता था। अब ये उसके साथ एक एक्स्ट्रा फॉर्म जोड़ दिया है 12BA के। अब एम्प्लॉय जो है जब ये बताएगा कि मैंने इतनी सेविंग्स कर ली, मैंने ये कर ली, उसके साथ यार ये भी बताएगा साहब मेरी ये इनकम है इसके अलावा, और उसके ऊपर मेरा इतना TDS या TCS कटा हुआ है, सरकार के पास मेरा पैसा रखा, आप चेक कर लीजिए। तो वो साल में एक ही बार देगा, जब फरवरी के महीने में जब अपना फाइनल हिसाब बनवाता है उस टाइम दे देगा, तो उसका TDS उस हिसाब से कट जाएगा। फिर भी उसे कहीं लगता है कि मेरा इतना ज्यादा कट गया कि मेरा पूरे साल में कहीं TDS काटने की जरूरत ही नहीं है, इतना TCS मेरा कट गया है, तो वो पहले भी दे सकता है अपने मालिक को और वो उसको रिकॉर्ड में रख लेगा कि साहब इसका तो TDS सरकार के पास टैक्स गया हुआ है, तो और जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था मेरे साथी प्रदीप यादव ने। आप इन दोनों ही मसलों पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।